अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मामला पर, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामला और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम अमूमन ज़्यादा बात होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में यही कुछ मामला ज़ेर बहस आए, बहुत सारे पैगाम आपके मौसूल हुए। बज़रिए सोशल मीडिया अब ये काम आसान हो चुका है, पैगाम की एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी रसाई अब कदरे आसान है। बहुत सारे देखने वालों ने शहर कराची की सूरत हाल के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया, और अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि इस दौरान गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया जिसके ऊपर काफ़ी बात होती रही। शहर कराची की सूरत हाल जो इस वक्त है, जो बारिश के बाद ख़ास तौर पे तबाही हुई है, उसके बाद ये जो सड़कों की टूट फूट है और जो दीगर मामलात हैं, अभी ये काम मुकम्मल नहीं हो पाए थे कि वो एक बयान जो है वो सिंध की काबीना के वज़ीर मौसूफ हैं उनका सामने आया। शहर में गंदगी और कचरे के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया, मैं गुज़िश्ता रोज़ भी देख रहा था, एक टीवी प्रोग्राम के अंदर वो मौजूद थे और वो वजाहतें पेश कर रहे थे। मौसूफ ये फरमाते हैं कि ये जो शहर कराची की जो सफाई की जिम्मेदारी है, ये शहर कराची के लोगों पर आयद होती है, और अगर ये गंदगी और जगह जगह कचरे के ढेर आपको नज़र आते हैं तो ये यकीनन शहर के लोग जो इसमें रहते हैं उनका कसूर है। अच्छा, बात आप किसी भी जाविये से की गई हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई हो, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो लोग इस शहर में रहते हैं यकीनन जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है कि वो इस शहर को साफ रखें। लेकिन यहाँ पे ये मुतनाज़ा इस वजह से हो चुकी है क्योंकि इससे पहले भी मुतादिद मरतबा इस तरह के बयानात सामने आ चुके हैं। शहर की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जो पुलिस के आला अफसर हैं, जिनको इस पूरे सूबे की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने आते ही एक ऐसा बयान दाग दिया जिसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा इंतशार पाया जा रहा था, और उसके बाद फिर इस तरह की बात, और इससे पहले भी माजी में तनकीद इसलिए ज़्यादा हो रही है, गो के बात गलत नहीं है, लेकिन इसलिए ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि माजी में भी इस तरह की बातें और बयान दिए जाते रहे। तो बहरहाल बात समझने की ज़रूरत है। और जो गंदगी और सफाई के हवाले से जो मामलात हैं जिसके ऊपर हम अक्सर व बेशतर प्रोग्राम्स में बात करते हैं, ये बात समझने की है कि अगर इस शहर को, इस मुल्क को अगर साफ रखना है तो बहैसियत एक शहरी हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, जिसमें हम बुरी तरह नाकाम हैं। और ये हमारा कौमी मिजाज है, ना हम अपने घर को, इलाके को, शहर को साफ रखना चाहते हैं और ना उसके लिए कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यकीनन इसमें बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो ये काम कर भी रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है जो इस शहर में रहते भी हैं, इस मुल्क में रहते भी हैं, लेकिन इस शहर या इस मुल्क को ओन नहीं करते। तो ज़्यादा इस बात को संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है और इस पर ज़्यादा सीखबा होने की भी ज़रूरत नहीं है। सोचने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कुछ और मामलात हैं जिसके हवाले से हमारे पास सवालात मौसूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू हुई है, ख़ासतौर पर शहर कराची के अंदर। जैसे मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि मसाइल का एक पहाड़ यहाँ पर है, नाम लेते जाइए वो मसाइल भी यहाँ पे आपको मिलेंगे जो शायद दुनिया में इस वक्त नापैद हो चुके हैं। तो बहरहाल जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से मामला हो या दीगर मामला हो, हमने प्रोग्राम्स अपने इस हवाले से किए हैं। तो सवालात मेरे पास आज भी मौजूद हैं। मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनके सामने ये तमाम सवालात रखेंगे और आज मुख्तलिफ मामलात पर, ख़ास तौर पर जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से सवालात हैं, उस पर उनसे गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान का तारुफ ये है कि आप CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची के। सैयद रोशन अली वारसी साहब हमारे बड़े मोहतरम, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनसे रहनुमाई हमें मिलती है, ख़ास तौर पर जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से। उनको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। रोशन साहब, अब कुछ देर पहले जो मौजू ज़ेर बहस था कि शहर कराची में जायदाद की जो ख़रीद व फ़रोख्त है बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें आ गई,
लेकिन फिर जैसी हुकूमती पॉलिसीज़ आती हैं, टैक्सों की बहुतात होती है, नया बजट आता है, उसके बाद ही काम स्लो हो जाता है। फिर जब गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती है, फिर जब सियासी कशमकश में इजाफा होता है, तो फिर ये मामला ठहर सा जाता है। ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, और जो लोग खाइफ हैं, जो ख़रीदारी करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहा है, और जो सोचने पे मजबूर हैं कि ये मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या तजवीज़ करेंगे? पहले चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू यहाँ से शुरू की जाए। जी बिस्मिल्लाह। जी, यासिर साहब, आपने जो आज मौजू दिया है ना, वो बड़ा अच्छा है कि कराची जो है ना, वो बेसिकली बहुत ही इतना अच्छा शहर है हमारा कि अगर हम इसको अच्छा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं पता कि ये किस वजह से हम लोग अच्छा करना नहीं चाहते। ये कराची एक मुआशी हब है जी। और ये पूरे पाकिस्तान को पालता है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देता है। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से हम इसको तरक्की की तरफ लेके नहीं जा सकते, जी। और हमारे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, बहुत इसमें परेशान है। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये मुल्क बहुत अच्छा, ये शहर बहुत अच्छा हो सकता है। जी। जैसे आपने अभी इतनी चीज़ें गिनवाई कि इसमें मसाइल का एक ढेर लगा हुआ है। ये मसाइल भी दायरे जो काम करने वाले हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी अगर करेंगे तो ये मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि अब वो बात करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, तो देखें इन्होंने जो टैक्सेस जो लगा दिए हैं ना, अब वो टैक्सेस इसका हल नहीं है। जी अगर आप चाहते हैं कि अपने एक मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना, तो आपको बिजनेस कम्युनिटी को रियायत देनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। आपको टैक्सेस में छूट देनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते कि आप टैक्स ना लें, जी। मगर जो नाजायज़ टैक्स, मतलब मैं हुकूमत की तरफ से नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो हमारे ऊपर जो हम समझते हैं वो नाजायज़ है, बिल्कुल ठीक वो टैक्सों को फिल फौरन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। है। वो ख़त्म करेंगे, ये हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ये पैसा इन्वेस्ट करेगी, अपने अपने सरमायाकारी करेगी कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। और उसके बाद आप देखिएगा कि तरक्की का पहिया चलना शुरू होगा, आपका मईशत का पहिया चलना शुरू होगा। प्लस उसके अलावा जो वो आपकी जो दीगर जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की प्रोवाइड करने की, जैसे बिजली, पानी, सुई, गैस, ये जी। सब चीज़ें भी जी बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक सिर्फ है। टैक्स लेना हल नहीं है, उनको फैसिलिटीज देना भी आपका आपका हक है ना, कि आप बिल्कुल वो भी ठीक है। फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें। फुलफिल किया जाए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फै- ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये है कि जब भी किसी शोबे में सरमायाकारी होती है, उसको शक की निगाह से देखा जाता है। अब रियल इस्टेट के अंदर सरमायाकारी होना शुरू हुई, तो जनाब ये बताया गया कि इसमें ना जाने किन किन ज़राए से लोगों ने पैसा कमा कर इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त हो रही है, लोग बड़ा सरमाया इसमें लगाते भी हैं, तो क्या सब जगह ऐसा ही मामला होता है कि वहाँ पे इसी तरह सवाल किए जाते हैं कि ये जो पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, क्यों आपको मिले, क्या वही सारे वहाँ पे भी मामलात होते हैं? देखें, बाहर तो ये सब चीज़ें नहीं होती ना। अब अगर आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में अगर ये आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलना शुरू चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर फेयर वैल्यू कर दें, करते फेयर हैं। मार्केट वैल्यू जो है वो हम्म। आप उस पर खरीदो फरोख्त शुरू कर दें। ये सारे शको शुबात दूर हो जाएंगे, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल कहाँ से ठीक नहीं है। आ रहे। अब ये क्योंकि गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी बनाई हुई है, एक फेयर वैल्यू और एक FBR वैल्यू। बिल्कुल ठीक है। जब FBR वैल्यू के ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो फिर दूसरी जगह दूसरे ज़राए से भी पैसा आएगा। हम्म। अब वो ज़राए कौन से हैं वो हमें नहीं पता, नहीं मगर पता। जाहिर है जिनका वाइट पैसा है वो भी फिर वो अनडॉक्यूमेंटेड मनी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। यार FBR वैल्यू के हिसाब से किसी की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, FBR वैल्यू 1 करोड़ 60 लाख रुपए, तो 1 करोड़ 60 ही के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा, उस पर ट्रांसफ़र का जो खर्चा होगा वो भी कम आएगा। बिल्कुल सही है। और उसके अलावा जो उसके बाकी पैसे हैं वो तो देने पड़ेंगे ना। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। वो जो देंगे वो उस अंदाज में देने पड़ेंगे कि वो उसका जिक्र कहीं पे भी ना आए, बिल्कुल ठीक वो है। बैंक ट्रांजैक्शन ना हो, वो पैसे तो मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उसको ग्रेजुअली थोड़ा सा बेहतर करते हुए फेयर वैल्यू की तरफ हम जाते रहे, एक वक्त आएगा सिस्टम सही हो जाएगा, सही हो तो जाएगा। फिर शक की नज़र से कोई देखेगा भी नहीं इसको। बिल्कुल ठीक है, ये काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर करना चाहें तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जितनी रेगुलेशंस हमारे यहाँ पाई जाती हैं, किसी भी आप जगह इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, जितनी क्वेरीज होती हैं, जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जितने मामलात होते हैं, वो शायद मैंने कहीं और देखे हों। पूरी दुनिया में ये मामलात देखने में नहीं आई। वनी आप गाड़ी ख़रीदने भी जाते हैं तो आप ट्रांसफ़र लेटर बनाएंगे, फिर सेल डीड साइन होगी, फिर न जाने कितने मामलात होंगे, फिर आपको कितने चक्कर जो हैं वो काटने पड़ेंगे दफातर के। तो ये सूरत हाल हमारे यहाँ क्यों है? काम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कोशिश ये की जाती है कि वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा उठाया जाए। मोबाइल के ज़रिए आजकल चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं पूरी दुनिया में, और अब से नहीं ज़माने से राइज है। तो हम लोग इसमें क्यों इतना पीछे हैं?
देखें ये हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शन है ना वो भी थोड़ी सी शक व शुबात में पाए जाते हैं। शक व शुबात ये है कि हम पेमेंट आज कर रहे हैं और जो हमें टाइटल डॉक्यूमेंट जो है ना वो 1 महीने के बाद मिलेगा, 1.5 महीने के बाद मिलेगा। तो 1-1.5 महीने के अंदर वो जिसने पेमेंट की है उसके पास क्या है, उसकी सेफ्टी क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपने जो विंडो ऑपरेशन की जो बात की है, तो वन विंडो ऑपरेशन की जो बात की है, उसके अंदर चाहिए कि एक ही विंडो के ऊपर जाके सारे काम कंप्लीट हो सकते हैं, कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप उसके अंदर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब ये जो नहीं उठा रहे, तो उसका मैं समझता हूँ कि इनको उस टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने बेहतर कर दी हैं। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। अब आपको डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। आपको आप ऑनलाइन कर लें, उसके ज़रिए आपको मिल जाएगा। उसके अलावा नादरा सर्टिफिकेट चाहिए आपको किसी चीज़ का, तो वो भी आपको घर में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन है वो भी ऑनलाइन के ज़रिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ, एक ही विंडो में जाके अपना सारा काम करवा सकते हैं, हो सकता है वो। बिल्कुल ठीक है, मुमकिन है। अच्छा, अब आते हैं प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की तरफ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सरमाया है, बहुत सारे लोग हैं ऐसी उनके पास सेविंग्स हैं, वो चाहते हैं कि इसमें ख़रीदारी की जाए रियल एस्टेट के शोबे के अंदर, लेकिन ये कि बहुत सोच समझ कर यहाँ फ़ैसला लेना पड़ता है और सरमाया होने के बावजूद भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। किस चीज़ की कमी आप समझते हैं यहाँ पर? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? ये क्या चीज़ ज़रूरी है? मैं चाहूँगा ज़रा उसकी निशानदेही करें। देखें, जो इसमें जो है, जो ऐसे लोग हैं ना जो नौकरी करते हैं, तो वो डरते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड पैसा होता है। बिल्कुल ठीक है। मगर मैं समझता हूँ कि उनको भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। ठीक प्रॉपर्टी है। खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत तो है, चलें वो तो मगर एक आप कंडीशन। पैसा, आपके पास जितना है ना उससे डबल पैसे की आप जो है ना हिम्मत कर लें, आपको अल्लाह मदद करेगा। मगर आपका बिलीव अल्लाह पे होना चाहिए, और फिर आप उसी के हिसाब से स्ट्रगल करेंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। मगर लोग ये करते हैं कि भाई जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, 50 लाख रुपए रखेंगे, वो लेंगे ही नहीं। हालांकि बुकिंग में है, जी। अगर बुकिंग में आपकी तसल्ली है कि ये बिल्डर भी अच्छा है, डायरेक्ट मालिक से एग्रीमेंट भी हो रहा है, आपकी सेफ्टी भी है, आप 1 करोड़ की चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, आप खरीद लें, आपके पास 50 लाख हैं, जी। आप उसको जो डाउन पेमेंट है देके एग्रीमेंट कर लें मालिक से, वो आप सेफ हो गए। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो देते रहे, मगर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 50 लाख रुपए और अरेंज करने 2 साल के अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास जब तक टारगेट नहीं होगा, आप आगे कोई काम नहीं कर सकते। अब आपके पास एक टारगेट है कि भाई मैंने 50 लाख रुपए 2 साल में पेमेंट करनी है, वो अल्लाह मदद करेगा। मगर आप सोचोगे कि कहाँ से आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक अगर है। आपने सोचा कि नहीं अल्लाह देगा, तो फिर अल्लाह दे भी देगा। बिल्कुल ठीक आपका है। बिलीव होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि बहुत नहीं खूब। अल्लाह देगा, और अल्लाह देता है। ऐसा हमने देखा ज़िंदगी में। बेशक। आप एक मरतबा करके देखें, पता कर लें। लोगों के घर में मसाइल हैं कि लड़कियां बैठी हुई हैं शादी के लिए, अब वो लड़के वाले आते हैं, भाई हम शादी करनी है, बोलने भाई अभी तो पैसे ही नहीं, इंतजाम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक भाई है। आप उसको जबान दें, आप दे दें 6 महीने, 1 महीने का, 1 साल का टाइम लें। आप अल्लाह पे भरोसा तो करके देखें। क्या पैदा आपने किया, अल्लाह ने पैदा किया, बहुत खूब। तो रिस्क देने का भी वादा अल्लाह ने किया है। तो बहुत आप कम से कम हिम्मत करें, फिर देखें शादी हो जाती है। मैंने लोगों को देखा कि जो लोग कह रहे पैसे नहीं है, जब शादी होती है तो इतनी धूमधाम से होती है। देखें, वो तो अल्लाह ने इंतजाम करना है, बहुत मगर आपका बिलीव होना चाहिए, आपका बिलीव होना, क्योंकि लोग फैसले अपनी मर्जी के चाहते हैं अल्लाह ताला से। जी जी नहीं, जी जी, बहुत अच्छी बात फैसला है। जो है ना वो अल्लाह का होगा। अगर आपने मेहनत की और फिर भी आपके हक में फैसला नहीं आया, तो उसमें ज्यादा शुक्र अदा करें अल्लाह का बहुत खूब, कि ऐसा ही क्या पता नहीं किस बड़ी परेशानी से मसलियत आपको है, अल्लाह ताला बिल्कुल ने ऐसा बचा ही। लिया। ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जिनके पास पैसे नहीं है, तो या थोड़े से पैसे हैं, वो हिम्मत करके देखें, एक मरतबा उनका घर बन जाएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश में अल्लाह से मदद मांगे। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप अल्लाह पे भरोसा करें, बिल्कुल ठीक है। अपनी तरफ से फैसला निकलने के कहाँ से होगा। फिर ये सोच आ जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा आपका। बिल्कुल ठीक है, तो रिस्क लेना पड़ेगा और ये सबसे मुश्किल काम है। खैर, जब हम ये पढ़ाते थे तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी, ये जो रिस्क फैक्टर है, जी जी। ये क्या है बिज़नेस में, ख़ास तौर पे किस तरह आपने रिस्क लेना होता है। और ज़ाहिर है रिस्क एपेटाइट हर शख्स की इतनी नहीं होती, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए या सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे जुड़ी और जो दीगर बातें हैं जिसकी अभी आपने निशानदेही की है, वो यकीनन समझने से ये ताल्लुक़ रखती हैं। इसके ऊपर ज़रूर लोग सोचेंगे। अच्छा, ये बहुत जल्दी लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। अब बात क्योंकि चल निकली है, तो मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो जो चीज़ अचीव नहीं हो पा रही। क्यों ऐसा होता है? कुछ का तो आपने तस्करा किया है, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं कि बड़ा मुश्किल है। और हमारे यहाँ क्योंकि हालात इतने साजगार नहीं है, ख़ास तौर पे कारोबार के हवाले से,
तो लोग पहले ही इनिशिएट नहीं कर रहे, करना नहीं चाहते, और दूसरा ये कि उसके लिए हम कहते हैं कि कोई साजगार माहौल भी नहीं है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? देखें आप, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप एक बिजनेसमैन जो है ना, वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि उसको डर नहीं है, उसने बिजनेस किया हुआ है, उसने रिस्क लिया हुआ है, उसको रिस्क लेने की वजह से उसको फायदा हुआ है। अब उसके पास एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री हो गई, या जो भी प्रॉपर्टी थी डबल 3 4 5 प्रॉपर्टी हो गई, वो बना क्यों है? रिस्क लेकर, कैलकुलेटेड रिस्क लें। आपके पास 50 लाख हैं, आप 2 करोड़ का रिस्क ना नहीं ले, 1 लाख 1 करोड़ का लें, क्योंकि 50 आप अरेंज करेंगे, कोई जेवर बेचेंगे, कोई गाड़ी बेचेंगे, वक्त आएगा। मगर एक वक्त बता दूं कि जिस वक्त वो 2 साल के बाद वो प्रॉपर्टी तैयार होगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर मार्केट बेहतर हुई और बेहतर ना भी हो तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब 50% या 75% या 100%, कभी कभार तो 200% का भी प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हुआ होता है, होता है। 50 लाख का सिर्फ आप रिस्क लें, 50 लाख को आप अरेंज करें, आप देखें उसके अंदर 1 करोड़ रुपए छुपा हुआ है, अच्छा, वो ये आपको इस्तेमाल। कैलकुलेशन हमारे यहाँ फेल हो चुकी है। वैसे आप देखें, कराची शहर की बात करें, दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार होता है। अगर पूरी दुनिया में आप सरमायाकारी के लिए जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें आप इनको जहन में रखते हैं कि जब मैं यहाँ सरमायाकारी करूँगा तो ये मसाइल हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि दुनिया के बदतरीन शहरों में होने के बावजूद भी, बल्कि मैं तो सरे फहरिस्त कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बदतरीन शहर है रहने के हवाले से, लेकिन जायदाद के अंदर अगर आप देखें जिस तरह से कीमतों में इजाफा हो रहा है तो बड़ी गैर मामूली बात नज़र आती है। अच्छा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं भी उसकी निशानदेही नहीं करता। वैसे तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी अभी कुछ देर पहले निशानदेही हुई है, वो है करप्शन का एलिमेंट। अभी बड़ी तल्ख बात है लेकिन बात ये बिल्कुल सच है। अब लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आबादी का जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये साइंस कहती है कि जब भी डिमांड में इजाफा होगा, कीमतें खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि वाक़तन ऐसा ही है? देखें अभी वो बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जी एक तो अपनी पॉपुलेशन है, लोकल जी, पॉपुलेशन पे, ऊपर से बाहर से जो लोग आते हैं उन सब के लिए आपको एकोमोडेशन चाहिए। बिल्कुल ठीक उसके है। लिए जहाँ भी ज़मीन अगर खाली नज़र आती है शहर कराची के अंदर, जी, तो वहाँ लोग अगर या कोई सोसाइटी है अगर वो बनना शुरू होती है, तो मैं समझता हूँ जब 20-25% वहाँ पे आबादी हो जाए, दिस इज़ द राइट टाइम तो इन्वेस्ट करें आप, बिल्कुल ठीक। उस वक्त इन्वेस्ट करें। तो अब मैं आपको उसके ऊपर, अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रूर 5 मिनट ज़रूर लगेंगे, एक किस्सा सुनाता हूँ, वो लोगों को बहुत काम आएगा। ज़रूर। तो वो एक साहब हैं, वो बैंक में बैंक मैनेजर थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। तो जी उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट था, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 9 साल 8 साल पुरानी। जी तो उनके पास शायद वो कोई पैसे थे, उन्होंने कैलकुलेट किए हुए थे कि भाई बहुत ज़्यादा कर लूँगा तो उसमें बनाने तक का 40-50 लाख का खर्च उसके जी। पास एस्टिमेट था। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि अंकल आप ऐसा करें, आ जाए, वो गुलिस्तान जौहर में एक प्लॉट मिल रहा है तो आप आके देख लें। मैं चला गया जाके देखने के लिए, रात का टाइम था। जब मैंने देखा तो उन्होंने दिखाया, मैंने देखा ये तकरीबन आबादी तेजी से बनना शुरू हो रहे हैं बिल्कुल घर। ठीक है। मैंने कहा ये तो 1 साल के बाद तो इसका नक्शा ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ये ही मेरे ध्यान में आई। है। अब वो क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे और वो उनका दायरा एक लिमिटेड बिल्कुल अमाउंट है, ठीक है। तो वो मुझे लेके गए। मैंने जब देखा मेरे से पूछने, अंकल कैसा प्लाट है? मैंने कहा बहुत अच्छा प्लाट है, ले लो। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यार एक काम करो, ये किसके पास है प्लॉट? बोले वो एक एजेंट है तो उसके पास है और उसने पार्टी को बुला के रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलते हैं वहाँ पे मुलाकात करते हैं। चला गया मैं वहाँ पर बैठ कर। तो वहाँ मैंने तो पूछा भाई ये प्लाट कितने का है? कहने लगा 40 लाख रुपए का। तो मेरी समझ में आया कि प्राइस भी सही है। अब मैं वहाँ पे बोला, मैंने कहा सर इसको 36 में कर लें? उसने कहा नहीं 36 तो बहुत कम हो जाएंगे। मैंने कहा देखें ये मेरी ऑफर है, अगर देना है दें, नहीं देना कोई बात नहीं। अरे मैंने तो लेना नहीं था, मैं तो उस बच्चे के लिए ले रहा था। तो खैर वो करते करते वो फिर उसने बोला कुछ बढ़ाएं। मैंने 25 बढ़ाया, फिर 50 पे सौदा हो गया, 3650 में सौदा हो गया। तो मैंने कहा बेटा पैसे लाओ। कहा नहीं बेटा अंकल मैं तो अभी नहीं लूँगा, मैं तो अभी इसको जो बहुत अच्छी तरीके से देखूंगा, फिर तसल्ली करूंगा, पूरे ख़ानदान को दिखाऊंगा, फिर मैं इसका सौदा करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने चेक बुक निकाली, मैंने उनको चेक काट के दिया 5 लाख रुपए का। मैंने कहा ये मेरा हो गया, ठीक है, 1 महीने का टाइम वो ले लिया मैंने। कहने लगा अंकल आपने क्यों ले लिया? मैंने कहा बस आपने नहीं लिया तो मैंने ले हमने लिया, ले एक ही लिया। बात है। बिल्कुल ठीक है। मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, मेरे को कुछ नज़र आया तो ले लिया। जी। ये मैं बताने वालों को ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखें वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था लेने का, मगर मैं रिस्क इसलिए लिया कि मुझे उसमें कुछ पैसे नज़र आ रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कोई 1 हफ्ते के बाद उनका टेलीफोन आता है, महमूद नाम था उस एजेंट का। उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि आप 2 लाख रुपये ऊपर लेके ये प्लाट छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, मेरे को रखना है। अच्छा, अभी फिर उसके बाद 3 लाख की उसने ऑफर दी। अब उसके बाद देखा तो वो जो मेरे जो भतीजे हैं
मैंने उनसे कहा देखो बेटा ये ऑफर आ रही है ऊपर की, तो आप ले लो। उसने कहा अंकल दे दें। तो मैंने कहा देखो मैंने इसीलिए लिया था कि यार आपका घर बन गया। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो समझे कि शायद अंकल तो पैसे लेंगे ऊपर, तो वो उन्होंने फ़ौरन मुझे ला के दिए पैसे। तो कह रहे हैं अंकल ऊपर कितने की ऑफ़र आई है? मैंने कहा 3 लाख ऊपर की ऑफ़र आई है। कहने लगे चलो 3 लाख ऊपर मैं देता हूँ। मैंने नहीं बेटा ये मैंने अपने लिए लिया ही नहीं है, ये तो आपके लिए लिया है, बस आप मुझे 5 दे दो, आप ले लो। यकीन माने वो इतनी दुआएं देते हैं, इतना खुश हैं, और उनको मैंने बेसिकली हिम्मत दिलानी थी। सबसे ज्यादा जरूरी ये बात थी जिसकी अच्छा, अभी जो मैंने हिम्मत पहले दिलाई ना, तस्करा उसके हुआ। बाद उन्होंने प्लॉट लिया, उसके बाद घर बनाया। मैं तो ख्याल 80 लाख रुपए में उनका घर बन गया था, बिल्कुल ठीक है। आज 3.5 करोड़ का है। अब वो दुआएं देते हैं जहाँ जाते हैं। मैंने कहा बेटा देखो मेरी कोई तारीफ नहीं करो ना मेरा इसमें कोई कमाल है, ये बेसिकली अल्लाह ताला ने आपकी मदद करनी थी, वो किस तरीके से करनी थी वो हो गई। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग हिम्मत ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक है। पहले ही ये ना बोले कि नहीं हम तो, हमारे पास तो है नहीं। जाहिर है अभी आप कोई भी चीज़ लेने जाएंगे पैसे आपके पास होंगे नहीं। आप ये सोचें कि टोकन के पैसे हैं और इतने पैसे कर लेंगे, 2 साल में इतने कर लेंगे, हिम्मत डालें, एक मत कूद पड़े इसके अंदर। रिस्क लेना पड़ेगा, बिल्कुल जी। तो ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर और बात ज़रूर की जाएगी, और इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी मेरे पास मौजूद हैं। कोशिश करूँगा मुख्तसर वक्त में इन तमाम मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पे लेनी होगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जनाब जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से, और बिलखुसूस शहर कराची में जो ये मामलात हैं इसमें लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और अमूमन होता ही है कि जब भी आप किसी महफिल में आप जाएंगे तो सियासत के बाद यही मौजू है जो आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे सैयद रोशन अली वारसी साहब, तशरीफ़ फरमा है, और इस हवाले से बड़े अहम और कीमती मशवरों से हमें नवाज रहे थे। रोशन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने तस्करा किया कि रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए और यकीनन इसके लिए शर्त है। अच्छा, अब जगह का इंतखाब कैसे किया जाए, किन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है? अब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो शहर के अंदर एक ही ऐसी जगह है जिसके जब भी बात आती है लोग कहते हैं कि भाई इस जगह काम करेंगे तो यहाँ फेयर डीलिंग होती है, और जो दूसरे इलाकों में होता है कि इसकी कोई डबल फाइल नहीं है, किसी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं लगी हुई, और ये तमाम चीज़ों से क्लियर अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो एक आपका एरिया है। क्या ज़रूरी आप समझते हैं कि किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए ख़रीद फरोख्त करते वक्त? सबसे पहले तो लालच को अपनी जहन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ मार्केट में सस्ती आएगी आप समझ लें कि उसमें कोई ना कोई मसला हो सकता है। नहीं होने की वजह यह कि अगर बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो देखें वहाँ इन्वेस्टर मार्केट में बैठे होते हैं, वो ले लेते हैं। मतलब उसमें 5% 10% प्राइस कम की वो ले लेते हैं, बिक जाती है। मगर अगर आप समझें कि 20% 25% कम में कोई चीज़ मिल रही है तो आप समझ लें कि कोई इशू हो सकता है उसके अंदर। तो वो वहाँ जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्लस ये कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको देखनी है कि उसके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं कि नहीं है। अब इसके लिए जाहिर है एक आम आदमी को तो इसकी मालूमात नहीं होती। उसके लिए उसके एक्सपर्ट की ज़रूरत है। एक्सपर्ट जो है वो एजेंट जो है, आजकल जो नए एजेंट हैं वो तो कोशिश करते हैं कि डील हो जाए, पैसे मिल जाए, दायरे उनका काम है, वो अभी सीख रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। मगर ये लर्निंग प्रोसेस की वजह से ऐसा ना हो कि जो परचेजर है वो फंस जाए। तो अगर वो समझते हैं कि वो इतना काबिल नहीं है तो उसके ऑनर से मिले, जो एजेंसी का ऑनर है, जाहिर उसको मालूमात ज़्यादा होगी। और फिर भी आप मुतमईन नहीं है तो फिर किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ज़रूर लें या उसको इस बीच में डालें। उनकी फ़ीस बेशक ज़्यादा हो आप उनको दें, मगर उसके साथ आप सेफ होने के उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टी की लेन देन में। सेफ्टी को मेक श्योर करना भी ज़रूरी है। तो जैसे भी आपने तस्करा किया, कुछ जगह पे लोगों ने इन्वेस्ट करने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है, या किसी सोसाइटी में या किसी प्रोजेक्ट के अंदर ख़ास तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो हिडन उसकी कंडीशंस होती हैं, जो आप देखते हैं ना अखबारों के अंदर बहुत बड़ा एक इश्तिहार लगा हुआ था और उसके नीचे बहुत छोटे छोटे उसमें हरूफ के अंदर जो है उसके टर्म्स कंडीशन जो है वो लिखी होती हैं। अब वो शायद पढ़ना इतना आसान भी नहीं होता और लोग शायद अमूमन उसको गो थ्रू करते भी नहीं हैं, उसके ऊपर नज़र डालते भी नहीं हैं। तो ये वजह होती है कि बाज़ जगह इन्वेस्ट करने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं तो बड़ा नुकसान उठाते हैं।
आपको जो काम करना है ना, ये एग्रीमेंट करने से पहले करें। पहले करना। एग्रीमेंट करते वक्त आपने 1 रुपया किसी को दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया, अब आप बैकआउट नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक अगर है। बैकआउट ना होने देगा वो कहेगा आपको तो मैंने पूरा एग्रीमेंट दिया था, आपने पढ़ा क्यों नहीं, उसमें तो ये भी लिखा था। क्योंकि उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं और सामने वाला यकीन दिला रहा होता है कि जो मैं आपसे डील कर रहा हूँ बिल्कुल फेयर डील कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे उसके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट नहीं है, होंगे कब होंगे ये भी नहीं पता, कोई पेपर मिसिंग है उसका कैसे पता चलेगा। बिल्कुल ठीक अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस है तो उसके ऊपर तो डील ही ना करें, क्योंकि बिल्कुल ठीक उसके ऊपर तो 25-30% वैसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। मगर जिनको मालूमात नहीं है वो समझते नहीं पेपर पूरे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, फोटो कापी है, वो लोग ले लेते हैं। जब बिल्कुल सेल करने जाते हैं तो उनको उसका पता चलता है, उसकी इम्पोर्टेंस का। तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें इतनी बारीकियां हैं ना कि वो सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं उन लोगों को अपने तौर पे फी सबीलिल्लाह एक मशवरा देना चाहता हूँ, बल्कि मैं उनको हेल्प आउट करना चाहता हूँ जिनके घर नहीं है अपने, या जो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वो उनको मैं अपनी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ। वो उनसे कोई फीस नहीं लूँगा, मगर मैं उनको सिर्फ गाइडलाइन दूंगा कि अगर कोई आप काम करने जा रहे हैं तो एक एक्सपर्टीज जो है ना ज़रूर ले लें कि आपकी सेफ्टी क्या है। क्योंकि बिल्कुल देखें ठीक ये है। वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ये ख्वाब देख रहे हैं कि इनका घर बनेगा, तो इनका हक है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसके अंदर आप उनकी सिर्फ मदद कर देंगे ये कि भाई इस तरीके से डील करो जिसमें आपकी सेफ्टी हो सकती है, जाहिर है दूसरी पार्टी को बुरा लगेगा कि ये ऐसा क्यों करे। मैं उसकी परवाह इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे अल्लाह का खौफ है, मुझे इनका खौफ है कि अल्लाह ताला ने इनको एक पैसे दिए हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी बना लें। दूसरा आदमी वो जो छोटे से पैसे हैं ना वो भी लेना चाहता है कि इनके पास से ये पैसा। अब क्योंकि लोगों ने गरीबों को इसलिए टारगेट कर लिया कि ये तो भरोसा करें बड़े आदमी के ऊपर कि इनको 2 लाख 4 लाख 5 लाख दे दो तो ये इनसे हमको कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मगर आगे के हालात का आपको नहीं पता कि इसमें कितने पार्टनर हैं, या आगे इनकी क्या सोच है, ये बिल्कुल आपको ठीक है। किस जगह पर ट्रैप करेंगे। तो मैं नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, कुछ ऐसे होते होंगे, तो यकीनन। वहाँ एहतियात करने की बहुत सख्त ज़रूरत है बिल्कुल आपको। ठीक है। साल 2022 के अंदर जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है वो हमने देखा है। अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो ये मशवरा देते हैं, क्योंकि मुल्क के सियासी जो माहौल है या हालात हैं वो इजाज़त नहीं दे रहा है किसी चीज़ की, तो बेहतर ही होगा कि इस वक्त वेट एंड सी के ऊपर चले जाएं, यानी कि ठहरें, इंतज़ार करें, देखें, जब हालात में बेहतरी आए तो इन्वेस्ट करें। और जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाते हैं तो सवाल अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो एवरी टाइम इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो सारे आप वक्त जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कहने के बाद ये पूछना चाहूँगा कि ये साल तो जैसे तैसे गुजर गया, आने वाले साल के लिए क्या पेशगोई है, क्या उम्मीद रखते हैं, ये फरमाइएगा ज़रा। देखें मुझे तो कुछ नहीं पता आने वाले वक्त का, आने वाले वक्त का तो सिर्फ अल्लाह को पता है बेशक वो कि क्या जानता है। होगा। मगर हम अपनी कोई राय रखते हैं, राय बन रखते और हैं, राय बिल्कुल हर सही। इंसान का हक है रखना। बहुत खूब। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले 2023 में मुझे कुछ थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है पूरे पाकिस्तान में। जैसे मईशत भी चलती हुई नज़र आ रही है, जी। शरह सूद भी कम होता हुआ नज़र आ रहा नज़र आ रहा है, है, बिल्कुल और जो ठीक है। टैक्सेस भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। राइट। और ये जो पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी जो है वो भी इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल क्योंकि ठीक ये हमेशा के लिए ये हालात नहीं रहते, है। इंशाल्लाह। कभी ना कभी सही होते हैं, और कभी ना कभी नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो एक सेकंड में हालात सही कर देता है, बेशक और सही ऐसा है। करता है। बिल्कुल ठीक सिर्फ है। वक्त देता है, लोगों को मोहलत देते हैं, जिससे जो जो गलतियां हो रही है ना वो अल्लाह देखना चाहता है कौन किस हद तक जाके अपनी गलती कर रहा है, बिल्कुल उसको ठीक है। देखता है। फिर बाद में लोगों को एहसास होता है कि हमको टाइम मिला था, हमने ये काम नहीं किया। मुझे लगता है जो अब जो मौजूदा हुकूमत है ये शायद जो है ना कोई अच्छा कदम उठाए, क्योंकि ये प्रोफेशनल है। इनके जो वो जो वजीर ख़जाना साहब हैं ये इमरान प्रोफेशनल साहब, हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम जो पुरानी जो हुकूमतें थी ना वो IMF से मशवरा लेती थी, जी। और ये उनको मशवरा देते हैं, ये देते फ़र्क है। हैं। जी। तो बस उसी वजह से इंशाल्लाह देखिएगा कोई ना कोई टर्निंग हमारे मुल्क में आपको नज़र तो आएगी। ये होप नज़र आती है कि आने वाले वक्त में जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी। यकीनन ये तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। जब भी आप सरमायाकारी करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को मलूज़ ख़ातिर ज़रूर रखा जाता है। रोशन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप मुख्तसर वक्त में बड़ी आपने सरासिल गुफ्तगू की है। यकीनन सुनने वालों को बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा, समझने का भी मौका मिला होगा। और जायदाद के हवाले से, ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से जो दीगर मामलात हैं, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं, तो कोशिश करते हैं कि फ़र्दन फ़र्दन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। आगे चल के इंशाल्लाह इससे जुड़े जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ शामिल रहे और बड़े कीमती मशवरों से हमें नवाजा है। तो जनाब, एक ब्रेक के लिए अब कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर ले लेंगे, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपके सेहत के हवाले से वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।